तो आज हमने बेसिक्स ऑफ कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा। बेसिकली फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन की स्टडी करनी है लेकिन विदाउट एनी कॉज, तो उसमें हमको मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैथमेटिक्स की बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। अब कैलकुलस का बेसिक समझेंगे पहले, क्योंकि देखो जब तक कैलकुलस के बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको नहीं पता लगेंगे, है ना, तो न्यूमेरिकल्स में जो है वो 101% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन नहीं पता, हमको इंटीग्रेशन नहीं पता कि व्हाट इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिक ऑफ कैलकुलस के लिए कैलकुलस में हम यहां पे दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पहला, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को करने से पहले हमको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। फंक्शंस, देखो अभी तक हमने अप टू 10th क्लास तक, है ना, कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस। पता है अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन जो किसी वेरिएबल में हो, जैसे x² + 2, है ना, x² + y² + 2xy, तो ये सारे क्या हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास टोटल कितने टाइप के फंक्शंस हैं? 5 टाइप के फंक्शंस हैं। कौन कौन से? उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, I L A T E, याद करने के लिए I L A T E, I लेट, ठीक है। अब I का मतलब यहां पे क्या है? I का मतलब होता है यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। L क्या है यहां पे? L का मतलब क्या होता है? जो फंक्शन जिसमें लॉग आए, लॉगरिथमिक फंक्शन, LOG लॉग, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। A का मतलब यहां पर क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। T का मतलब क्या है? T मींस टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट हमारे पास E का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये 5 तरह के फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, हमने इतना सारा फंक्शन नहीं पढ़ना है फिजिक्स में। हम फिजिक्स में हार्डली 2 से 3 फंक्शंस पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में बेसिकली, इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस को ही स्टडी करना है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अब हम जो रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के और जो इंटीग्रेशन की, जो मैं रूल बताऊंगा आपको, वो किसके बताऊंगा? सिर्फ और सिर्फ किसके? अलजेब्रिक फंक्शंस के। ये सारा फंक्शन भी है, लेकिन ये मैथमेटिक्स का ज्यादा पार्ट है। फिजिक्स में इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत लिमिटेड है। ट्रिग्नोमेट्री भी हम इस फिजिक्स में यूज करते हैं, है ना, लॉगरिथमिक भी यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल भी, मतलब ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शंस का इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, लेकिन बहुत लिमिटेड। ज्यादातर इस्तेमाल किसका होता है? अलजेब्रिक फंक्शन का। तो अब जो हम रूल पढ़ने वाले हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक फंक्शन होता क्या है, कैसा दिखता है? हमको अलजेब्रिक फंक्शन दिखने में कैसा है ना, उसकी शक्ल कैसी है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले वेरिएबल्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कौन से वेरिएबल? जैसे x हो गया, y हो गया, मतलब सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, डबल वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना। अगर एक वेरिएबल है तो उस इक्वेशन को, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। एक सिंगल वेरिएबल है, अगर खाली उसमें x है या y है या अकेला z है या t होगा या p होगा या a होगा, एनी अल्फाबेट होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर का अल्फाबेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल कौन कौन से? जैसे x और y में कोई इक्वेशन दे दी, है ना, तो उसको हम बोलेंगे, कौन सा फंक्शन बोलेंगे? क्वाड्रेटिक
फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल हो, जिसमें तीन वेरिएबल आते हैं, है ना, तीन वेरिएबल x, y और z तीनों आ गए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक फंक्शन या फिर क्यूबिक इक्वेशन। तो ऐसे जो अलजेब्रिक हमारे पास जो फंक्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये जो इक्वेशन बनी इसमें कितने वेरिएबल हमको दिखाई दे रहे हैं, एक हमारे पास वेरिएबल x है, एक हमारे पास y है। कितने वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टू वेरिएबल फंक्शन, टू वेरिएबल फंक्शन। इसी तरह अगर मैं ऐसे लिखूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं fx। अगर आप लोगों की याद हो 9th क्लास में एक चैप्टर था मैथमेटिक्स में, 9th क्लास में एक चैप्टर था मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स, याद आया, पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का, उसमें हम पॉलिनोमियल लिखते थे px लिखते थे पॉलिनोमियल, है ना। तो px बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह का फंक्शन ही है, ये भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे x का मतलब क्या है, x का मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें सिंगल वेरिएबल है, दैट इज x। अगर मैं यहाँ पे लिखूं pt का मतलब क्या है कि इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन उसका वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, t है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, या कुछ और भी लिख सकता हूँ, है ना, x क्यूब माइनस 3, या मान लो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो इन तीनों इक्वेशन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो ओनली x है, ओनली x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ x। मैं अभी इसका इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फंक्शन को हम अभी इतना डिटेल में, क्योंकि फंक्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, फंक्शन क्या है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में हमको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी नॉलेज चाहिए, है ना, जितना कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, सिर्फ हम उतना उसमें ही हम कंसंट्रेट करेंगे, है ना। अदरवाइज जो फंक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फंक्शन बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, और पूरे का पूरा एक चैप्टर, पूरी की पूरी एक बुक होती है फंक्शन के ऊपर, है ना। तो एक सिंगल लेक्चर में इतना कुछ डिस्कस करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क, है ना। तो फंक्शन को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन हमको जितनी नॉलेज होनी चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, काइनेमेटिक्स को करने के लिए, जितना कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सिंगल वेरिएबल आ जाए वो पता लग गया कि वो क्या है, लीनियर फंक्शन है। जिसमें डबल वेरिएबल आ जाए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें दो वेरिएबल आ गए x और y, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फंक्शन x, y, x, y, दो वेरिएबल आ गए। अगर मान लो इसमें तीन वेरिएबल होते, सपोज एक z ही आ जाता, है ना, तो x, y, z, जितने वेरिएबल्स का कोई फंक्शन होगा उसको हम उतने वेरिएबल के साथ डिनोट करेंगे और साथ में f लगा देंगे। f का मतलब क्या है, फंक्शन। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा है ना, अब यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, अब ये कौन सा फंक्शन है इन पांचों में से, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, या फिर एक्सपोनेंशियल है, कौन सा फंक्शन है ये, तो हमारे पास ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे x और y कोई वैल्यू होगी, एक रियल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, पावर्स में हो सकता है, मतलब कोई ना कोई रियल वेरिएबल है ये, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कंसंट्रेट करने वाले हैं, अलजेब्रिक के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन पता लग गया आपको, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पता लग गया कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, जिसमें x, y, z कोई भी वेरिएबल होगा, है ना, प्लस और माइनस साइन के साथ, मल्टीप्लाई साइन के साथ, या डिवाइड के साइन के साथ,
ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। अब डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे, डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। और दूसरा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है, डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं। तो डेरिवेटिव का सिंबल है डी, डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, डी के साथ डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। तो जहां पे भी कहीं अगर हमें डी दिख गया, स्मॉल डी, और उसके साथ कोई वेरिएबल, स्मॉल डी के साथ कोई वेरिएबल, किसका, मान लो डी ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव, डी का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव, और एफ एक्स क्या है, फंक्शन, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, फंक्शन। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे हम अलजेब्रिक फंक्शन ले रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। तो डेरिवेटिव किसका, अलजेब्रिक फंक्शन का। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन में वेरिएबल कौन है, अभी हमने डिस्कस किया था ना, फंक्शन में वेरिएबल कौन है, यहाँ पे फंक्शन में वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, जो उसके में उसमें वेरिएबल है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy dx ये बन गया dy dx, दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन की बात करें, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये ऐसे सिंबल होता है ये इंटीग्रेशन का। अब इसमें इसको भी किसी के विद रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, तो यहां पे वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फंक्शन, ये हो गया इंटीग्रेशन, और ये हो गया उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। इसी तरह ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, है ना, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, और किसको डिफरेंशिएट करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, फंक्शन f(x) का। क्लियर है। तो ये सिंबल डेरिवेटिव का है, और ये सिंबल जो है वो इंटीग्रेशन का है। अब इसका रूल क्या है, जो हम अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रिक फंक्शन में देखो हमने क्या लिया था, क्या कंसीडर किया था कि x की पावर में होगा कुछ, x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 1 हो सकता है, x की पावर 3 हो सकता है, या फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी होगा। तो अगर हम सिंपल मान के चले कि x की पावर n है, क्या है, x की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1 2 -2 -3 -4, फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2 2/3 -3/4, कुछ भी हो सकता है। तो n क्या है, यहाँ पे एक नंबर है, मतलब पावर, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो x की पावर n, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं, तो ये ध्यान रखना है, इसका हम ज्यादातर यूज करते हैं कैलकुलस में, ठीक है, इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में इसका यूज होगा। तो x की पावर n, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया f(x). ये देखो ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा, dy/dx मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, इस फंक्शन का। तो अब यहाँ पे फंक्शन की जगह क्या आ गया, फंक्शन का कुछ भी आ सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है। 5 फंक्शंस पढ़े हमने, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उन पांचों फंक्शन में से कोई भी फंक्शन आ सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शन की। तो यहाँ पे हमने अलजेब्रिक फंक्शन लिया x की पावर n। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, उसको रूल क्या है, तो वो रूल याद रखना है, जो भी पावर होगी वो पावर हम
आगे लिख लेंगे, वो पावर आगे लिख लेंगे, और x की पावर जितनी थी उसमें एक माइनस कर देंगे, उसमें एक माइनस कर देंगे। तो ये रूल याद रखना है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, इसका हमने डेरिवेटिव करना है dy dx ऐसे। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो पावर है वो आगे लिखो, पावर को आगे लिखो। तो पावर मैंने आगे लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि जितनी पावर थी उसमें एक माइनस कर दो। तो पावर थी x की पावर 3, तो x की पावर कितना आ जाएगा? 3 - 1 दैट इज 2। तो यानी कि x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो वो कितना मिल जाएगा? 3x की पावर 2। इसी तरह अगर मान लो हम x की पावर -3/2 है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल ले लेते हैं। x की पावर -3/2, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या बनेगा? x की पावर -3/2। तो रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होने वाला। रूल क्या है? रूल क्या कहता है कि पावर को उठा के आगे रख दो। पावर कितनी है? ये पावर सारी ये पावर है -3/2, तो -3/2 ये मैंने आगे रख दिया। फिर उसके बाद क्या कहता है कि x की पावर जितनी थी उसमें एक माइनस कर दो। तो माइनस पहले -3/2 था, उसमें एक माइनस कर देंगे। तो इसका माइनस करेंगे कितना आएगा आंसर? -3/2 x की पावर -5/2। तो दिस इज आवर आंसर। तो यानी कि ये रूल जो है, दिस रूल, ये हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स में। x की पावर n का मतलब n, x की पावर n-1, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास मैंने ऐसे लिखा है d/dx डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अगर मैं मान लो यहां पे y की पावर 2 लिख रहा हूं, y की पावर 2 लिख रहा हूं, अब यहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे x है, यहां पे y है। अगर हम रूल के हिसाब से चले तो रूल के हिसाब से क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 2y1, है ना? ये बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये y का फंक्शन है। यहां पे वेरिएबल कौन है? y है, y वेरिएबल है। लेकिन हम डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? यहां पे डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? वेरिएबल x के विद रिस्पेक्ट टू। मतलब x में चेंज बता रहे हैं कि x में कितना चेंज आ रहा है। समझ रहे हो? d का मतलब क्या होता है कि x में कितना चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये तो फंक्शन x में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑपरेटर के लिए, इस डिफरेंशिएशन के लिए ये जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें x आ ही रहा। तो हमने सिर्फ x को देखना है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ उसको देखना है। अगर वो नहीं है उसमें, उस फंक्शन में वो वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब वो वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? कांस्टेंट d/dx। अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट है कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0। तो यानी कि यहां पे आंसर ये 2y की पावर 1 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूं d/dx 3x² y, अब यहां पे दो वेरिएबल दे दिए मैंने, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है? हमने ये ध्यान रखना है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यहां पे x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो यानी कि यहां पे हमारे पास x वेरिएबल होना चाहिए, बाकी x के अलावा कुछ भी है वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। तो उसका डिफरेंशिएशन में कोई काम नहीं है।
समझ गए? उसका डिफरेंशिएशन में कोई काम नहीं है, उसको डिफरेंशिएशन से उठा के बाहर रख दो कि तेरा कोई काम नहीं है इसमें। क्यों काम नहीं है? क्योंकि डिफरेंशिएट हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? x के विद रिस्पेक्ट टू, वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू। उसके अलावा जो भी उसमें है, फंक्शन में है, वो सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट क्या क्या है देखो, एक तो ये 3 कांस्टेंट है और ये एक y कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? 3 और y को बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से बाहर निकाल देंगे। ये 3y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अपने पास? सिर्फ अंदर क्या बचा अपने पास? ये बचा x²। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करना आता है हमें? आता कि नहीं आता? कितना होगा? ये 3y तो एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन, ये रूल लिखा हुआ है मैंने। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जितनी पावर है वो आगे, पावर को आगे लिखो, पावर कितनी है? 2, तो 2 आगे, एक पावर डिक्रीज कर देंगे, 2 है पावर, पावर 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6y into x। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये y और ये x, तो यानी कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे 3x² विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आने वाला है? इतना, 6yx या 6xy। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, अगर मान लो मैंने 5yx² d/dy ये करना है। अब ये यहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है? y के विद रिस्पेक्ट टू, है ना? तो यानी कि फंक्शन में वेरिएबल कौन है? y वेरिएबल है। y को छोड़ के कुछ भी है वो क्या है? y को छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन के अंदर कोई काम नहीं है, तो एक 5 कांस्टेंट है, एक x² कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? d/dy, अकेला y बचा, अब अकेला y का मतलब क्या है? y की पावर 1, अकेला y का मतलब क्या है? y की पावर 1। अब रूल के अकॉर्डिंग अगर चलें तो क्या बनेगा? पावर जो है वो आगे आ जाएगी, आगे आ गई। y की पावर उसने बोला 1 डिक्रीज कर दो, 1 है, 1 डिक्रीज कर दो, कितना बचा? y की पावर 0, 5x² y की पावर 0, y की पावर 0 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की जो पावर 0 होती है वो 1 होता है, 0 नहीं होता। अक्सर बच्चे इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना? किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, पावर 0, उसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। चाहे मैं ऐसे लिखूं 100 की पावर 0, उसका आंसर भी 1 आएगा। 1000 की पावर 0 करेंगे, उसका आंसर भी 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे, आंसर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, 0 नहीं आएगा। ये मिस्टेक नहीं करनी किसी ने, ठीक है? ये मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5x² इंटू y की पावर 0 1, तो ये आंसर आ गया 5x²। ठीक है, तो एक रूल हमने पढ़ लिया। एक रूल क्या पढ़ा? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1। ठीक है, ये रूल नोट कर लो। दूसरा रूल हमने एक और पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है? कि अगर कांस्टेंट नंबर है, अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ x मतलब ये वेरिएबल नहीं है, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर क्या है? 0। लेकिन अगर कांस्टेंट है बट साथ में कोई फंक्शन है, साथ में वेरिएबल है, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे। जैसे थर्ड रूल यहां से एक और बना लेते हैं कि हमारे पास मान लो कांस्टेंट है c कांस्टेंट है और साथ में कोई फंक्शन है, साथ में इसके कोई फंक्शन है x का, तो उस फंक्शन को वही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव होगा आगे, और जो c कांस्टेंट है उसका कोई काम नहीं है वहां पे, उस c को बाहर निकाल दो। यहां पे आंसर 0 नहीं लिखना,
कि अगर यहाँ पे कहो कि भाई यहाँ पे c है तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना? ऐसा काम भी नहीं करना, क्योंकि कांस्टेंट अकेला नहीं है, कांस्टेंट के साथ एक x वेरिएबल बैठा है, एक x फंक्शन बैठा है ना? तो यहाँ पे कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, काम किसका है? फंक्शन का काम है, वो काम ये डेरिवेटिव कर देगा, ठीक है? तो c को बाहर रखेंगे, c को बाहर निकाल लेंगे और डेरिवेटिव को, जो भी डेरिवेटिव है उसको होने देंगे, जो भी इसका रूल लगेगा वो अपना लग जाएगा, c बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव के 3 रूल ये अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये जो 3 रूल हैं, ठीक है, वही हमारे पूरे कैलकुलस इसमें काइनेमेटिक्स में यूज होने वाले हैं, x की पावर n का, कांस्टेंट का और ये वाला कांसेप्ट। ऐसे डेरिवेटिव के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस, अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, अलग अलग तरह के रूल्स हैं, फॉर्मूले अलग अलग हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इस चैप्टर में कितना यूज करना है डिफरेंशिएशन, उसके बारे में बात करेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये 3 रूल हो गए। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है? तो इंटीग्रेशन का सिंबल जैसा कि हमको पता है, इंटीग्रेशन को हम इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है? और किसका इंटीग्रेशन करेंगे? मान लो अगेन हमारे पास फंक्शन है सिंगल वेरिएबल के ऊपर, x के ऊपर, उसको हमने इंटीग्रेट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है? यहाँ पे वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x है वेरिएबल, तो x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट होगा, दैट इज dx, ठीक है? तो ये हो गया सिंपल, क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हम इसमें जो इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों में मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है? देखो, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ये विदाउट लिमिट्स होती है, विदाउट लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस है ये, ठीक है? लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसमें लिमिट होती है, विद लिमिट्स। अब ये लिमिट्स कहां लगेगी? ज्यादातर जो हम काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं वो लिमिट वाला इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट वाला मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब लिमिट लगेगी कहां? तो यहां पे, ये मान लो यहां पे a, यहां पे b, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट, क्योंकि नीचे है। और जो ये है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट, क्योंकि ऊपर है, ठीक है? इस इंटीग्रेशन को करके जो भी रिजल्ट आया वो किस में आएगा? x में आएगा, उसमें x होगा, है ना? मान लो fx को हमने इंटीग्रेट किया, इसका जो भी रिजल्ट आया वो x में आएगा। मान लो इसका जो आंसर आया वो सपोज gx आ गया, कितना आ गया? gx, ठीक है? और ये जो लिमिट्स हैं, ये जो लिमिट्स हैं वो उसको हम एज इट इज रखेंगे ऐसे, a से b, a से b, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, ठीक है? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो भी हमारा रिजल्ट आया, जो भी हमारा आंसर आया, वो एक फंक्शन आएगा, वो फंक्शन भी x में ही होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो फंक्शन भी x में ही होगा। तो हम यहाँ पे अब लिमिट्स को पुट करेंगे। कैसे लिमिट पुट करेंगे? तो सबसे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट। क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे यहां पे x की जगह पहले पुट कर दो b, तो क्या आ जाएगा? gb। जहां पे ये x है वहां पे क्या पुट कर देंगे? b पुट कर देंगे, मींस अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस फिर x की जगह क्या पुट करेंगे? दैट इज लोअर लिमिट a, ga। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है? अब ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद एक नंबर आएगा, एक फंक्शन आएगा, उस फंक्शन में हम लिमिट को रखेंगे। पहले कौन सी लिमिट रखेंगे? ऊपर वाली, हायर लिमिट या अपर लिमिट। फिर माइनस करेंगे किससे?
लोअर लिमिट रख के। अब इंटीग्रेशन करना कैसे है, ठीक है, उसका रूल क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है इंटीग्रेशन का, जैसे हमने पढ़ा था x की पावर n, x की पावर n डिफरेंशिएशन में पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही x की पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका रूल क्या है, रूल क्या है, ये जो पावर है एक पावर इंक्रीज कर देंगे, एक पावर इंक्रीज कर देंगे, तो x की पावर n प्लस 1 और उतनी ही पावर नीचे आ जाएगी n प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या है, सपोज a और b, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या हो जाएगी a और b। तो पहले हम x की जगह a पुट करेंगे, b पुट करेंगे, दैट इज अपर लिमिट, तो b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट कितनी है a, तो a की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल, कि अगर पावर x की पावर कोई भी है n है, तो उसका रूल क्या होगा, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और उतनी पावर नीचे, ठीक है। सेकंड रूल क्या है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर मान लो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट मान लो c है, कांस्टेंट क्या है c, और उसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका रूल क्या होता है, c कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, c बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ओनली dx। देखो ये अकेला dx है, अब हम कहेंगे कि यहाँ पे तो फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे ये जो टर्म है हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन fx dx, यही पढ़ा ना हमने, अब यहाँ पे ये चीज तो है नहीं, खाली इंटीग्रेशन है और यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे फंक्शन है बट वो कैसे है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और 1 का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे x की पावर 0 है, बताया था ना मैंने, 1 को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 0। अब इसका रूल क्या होता है, c ये c एज इट इज, एक पावर इंक्रीज कर दोगे, 0 प्लस 1 करेंगे 1, तो x अपॉन 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और अगर अकेला dx दिख गया, हमें अकेला dx दिख गया, तो इसका मतलब वो dx अकेला नहीं है, वो x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये रूल के अकॉर्डिंग 0 प्लस 1 दैट इज 1 डिवाइड बाय 1, तो यानी कि x की पावर 1 डिवाइड बाय 1, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन में ये दो रूल हमारे यूज करने हैं।